ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़ आपके सामने लेकर आई हूँ एक नया पाठ कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 3 बस की यात्रा। बच्चों आपने अपने माता पिता के साथ बहुत सी यात्राएं की होगी जहां आपको मौका मिला होगा कि आप बस में भी बैठे हैं, रेलगाड़ी में भी बैठे हैं और उसके साथ हो सकता है आपने हवाई यात्रा भी की हो। लेकिन आज आप एक अद्भुत यात्रा के विषय में पढ़ेंगे, इसका नाम है बस की यात्रा। बच्चों ये एक ऐसी बस है जो बहुत ही पुरानी है और बहुत ही खटारा है। तो यात्री बैठ तो जाते हैं लेकिन भीतर ही भीतर डरते हैं कि क्या यह बस हमें सही सलामत अपनी जगह पहुंचा देगी या नहीं पहुंचाएगी। तो आइए आप और हम इस व्यंग का आनंद लेते हैं। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। बस की यात्रा हमारे इस पाठ का शीर्षक है बच्चों, बस की यात्रा। मैं आपको दिखाऊंगी एक चित्र, ये आप देख रहे हैं बस। ये बस आपको बच्चों कैसी नजर आ रही है, नई या पुरानी? तो निस्संदेह आप समझ गए होंगे इस चित्र को देख करके कि ये बस कैसी है, बड़ी ही पुरानी है। देखिए पूरा ही इसका जो कह सकते हैं शरीर या बॉडी क्या है, एक तरह से डैमेज है। और इस बस में भी लोग यात्रा करते हैं और अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचते भी हैं। तो आइए आप और हम इस बस के विषय में ही पढ़ते हैं कि लेखक ने इस बस के विषय में हमें क्या क्या बताया है। बच्चों व्यंग का अर्थ होता है जब हम कोई बात सीधे ना कहकर टेढ़ी बात करते हैं, किसी को उल्हाना देते हैं, व्यंग करते हैं। बस यही उल्हाने इस बस को भी दिए गए हैं कि किस तरह से ये यात्रियों को बिठा तो लेती है और उसके बाद उनका क्या हश्र होता है। बात करेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर के बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस पर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन। देखिए यह है व्यंग। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ऐसा तो नहीं कि जब हम इस बस में यात्रा करें रात रात के समय हमें डाकू सामने से मिल जाए। लेकिन सलाह देने वाले लोगों ने क्या कहा, डाकू तो नहीं मिलते, लेकिन बस ही क्या है, डाकिन है। बच्चों डाकिन किसे कहा जाता है? वह महिला को परेशान करे। तो यहाँ पे बस को किसकी संज्ञा दी गई है? डाकिन की संज्ञा दी गई। आप देख रहे हैं बस का हुलिया बड़ा ही खराब दिखाई दे रहा है कि अस्थि पंजर पूरे के पूरे हिलते हुए मालूम हो रहे हैं। देखिए और लेखक ने क्या किया व्यंग्य में, सबसे पहले क्या लिखा कि बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, के प्रति आदर का भाव आ गया। खूब वयोवृद्ध थी। जिस तरह से बुजुर्गों को देखकर उनका सम्मान करने का मन करता है, ठीक उसी प्रकार इस बस को देखकर के भी यात्रियों के मन में क्या आती है, सम्मान की भावना आती है। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। अब निश्चित रूप से ये इस बस ने बहुत सारी यात्राएं की है और इसकी बॉडी पर, इसके शरीर पर आप देखेंगे कि इसने कई वर्षों तक दौड़ने का काम किया है। यह बात ये बस बताती है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो देखिए ये बात बच्चों व्यंग में की गई है, कटाक्ष में की गई है कि इतनी बूढ़ी बस को देख करके तो इसका पूजा करने का मन करता है, ना कि इसमें बैठ करके यात्रा करने का। आगे देखेंगे हम। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि मित्र ही जा रहे थे, उसी बस में बस कंपनी का एक हिस्सेदार, जिसे कहते हैं बच्चों पार्टनर, वह भी इस बस में जा रहा था। हमने उनसे पूछा। क्या पूछा? देखिए जो बात पूछी गई है उसको उद्धरण चिन्ह में इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है। ये बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी, और कैसे चलेगी। अभी 2 मित्र बैठ के भी क्या कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं।
व्यंग कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं किसके विषय में? बस के बारे में। गजब हो। ऐसी बस अपने आप चलती है, हम आगा पीछा करने लगे, यानी आगे पीछे देखते हैं, सोचते हैं। डॉक्टर मित्र ने कहा, लेखक के जो मित्र हैं साथ में बैठे हैं वो कौन है? डॉक्टर हैं। डरो मत चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। विश्वसनीय का अर्थ होता है बच्चों जिस पर कि विश्वास किया जा सके। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जब लेखक डर रहे थे मन ही मन, तो उनके मित्र जो डॉक्टर हैं उन्होंने क्या किया? उनका हौसला बढ़ाया और क्या समझाया है, मैं आपको वापस रिपीट करती हूँ कि डरो मत चलो, बस क्या है? अनुभवी है, यानी इस बस ने कई यात्राएं तय की है। ये नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। नई बसों पर एकदम विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर अधिक विश्वास हम कर सकते हैं। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। बच्चों आप भी इस पंक्ति को रेखांकित करें कि डॉक्टर ने उनको क्या सलाह दी थी या क्या कहा था। बात करेंगे आगे। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा ले रहे हैं। देखिए बच्चों, इसे कहते हैं, इस भाषा को कहेंगे व्यंग। कि जो लोग उनको छोड़ने आए थे वो उनको देख कैसे रहे हो कि उनके मन में ये शंका थी, चिंता थी, जिनको हम छोड़ के जा रहे हैं उनसे वापस मिलना भी होगा या नहीं। ये स्थिति क्यों हुई? इस बस की पुरानी स्थिति को देखकर। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। यहाँ पर आपको थोड़ी सी दर्शन की बात भी समझाई गई है कि संसार में जो व्यक्ति आया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और लेखक ने हंसाने के लिए, कटाक्ष करने के लिए, व्यंग करने के लिए पंक्ति लिखी है कि हर व्यक्ति को जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है और उसकी मृत्यु का भी कोई ना कोई निमित्त एक कारण बनता है। बात करेंगे आगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। लेखक यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हमें भरोसा नहीं था कि ये बस चलेगी, लेकिन वाकई सचमुच क्या हो गया? इंजन स्टार्ट हुआ, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। अब इंजन जो है आपको पता है बच्चों, जो ड्राइवर जहां बैठता है उसके पास होता है और वहां कुछ हलचल होनी चाहिए, लेकिन लेखक कहना चाहते हैं कि पूरी बस ही हमें क्या लग रही है? इंजन लग रही है। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, बस पुरानी थी, उसके कांच कैसे थे बच्चों? बहुत ही कम। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। अब बात करेंगे। हाँ, तो जो हम पढ़ रहे थे कि कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। यानी जो बचे हुए कांच थे, टूटे फूटे कांच थे, उन टूटे फूटे कांचों से जो यात्री गण बैठे हैं उन यात्रियों को बचना। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। यानी बस इतनी आवाज कर रही थी और इतनी हिल रही थी कि हर यात्री को ऐसा लग रहा था कि उसकी सीट के नीचे क्या लगा है? इंजन लगा है। देखिए बच्चों, यह लेखक हरिशंकर परसाई के व्यंग की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं कि वह अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से जो कथा होती है उसको बहुत ही रोचक बना देते हैं। आप देख रहे हैं। ये देखिए, दोस्त मस्ती से बैठे हैं इस बस में और इसका हुलिया भी कैसा है? टूटा फूटा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये बस काफी पुरानी है। इस समय महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन चलाए थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये बस उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि ना तो किसी का सहयोग देना है और अवज्ञा भी करनी है।
हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। यानी उस जो बस के बच्चों बॉडी पार्ट थे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। जिस तरह से हमने अंग्रेजों के प्रति, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के प्रति क्या की थी, अवज्ञा, कि हम अंग्रेजों का कहना नहीं मानेंगे। बस भी अपने व्यवहार से यही बता रही थी कि उसे ड्राइवर का कहना नहीं मानना। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बच्चों, कहने का मतलब यह है कि वह बस इतनी अव्यवस्थित थी कि कई बार उसकी सीट निकल जाती थी और वापस उसको ठीक करके उसको बैठना पड़ता। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा है और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। एक और मुसीबत, अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। देखिए, यह है व्यंग, यह है कटाक्ष। बात को सीधी ना कह करके बात को घुमा के कहना। जब उन्होंने ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल को निकालकर बगल में अपने पास रख लिया बाल्टी में, तो अब लेखक ये कहना चाहते थे कि अब क्या हो, ऐसा भी हो सकता है ये इंजन ना निकल जाए और ये इंजन को भी अपनी गोद में ना रख ले और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। देखिए बच्चों, इस पंक्ति में व्यंग है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। हील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। कहने का अर्थ यह है बच्चों, प्रकृति तो दोनों ही तरफ, सड़क के आर पार दोनों तरफ सुंदर है, लेकिन उस प्रकृति से लेखक को डर लग रहा है। उसका कारण बस है कि कहीं ऐसा ना हो ये टूटी फूटी बस अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जाकर किसी पेड़ से ना टकरा जाए या किसी झील में ना उतर जाए। आगे देखेंगे। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें तरकीबें की पर वह नहीं चली। अचानक क्या हुआ, बस रुक गई। जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का शक था, वही हुआ। और तरकीब का अर्थ होता बच्चों उपाय सोचना। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है कि बस तो कैसी है, बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये अजब इत्तेफाक है, संयोग की बात है कि आज ये है रुक गई। चांदनी में की छाया के नीचे बस दयनीय लग रही थी। चांदनी कैसी थी, शीट थी, कम थी, और वृक्ष की छाया के नीचे वह कैसी लग रही थी, दयनीय, जिस पर की दया आ जाए। जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। यहाँ लेखक ने किसकी उपमा दी गई है, वृद्धा। वृद्धा कहते हैं कोई बूढ़ी स्त्री। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब देखो, लेखक फिर व्यंग कर रहे हैं कि ऐसा ना हो का प्राणांत हो गया, अगर ये बस क्या हो गई, पूरी तरह से खराब हो गई, तो इस जंगल में निश्चित रूप से अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी इसको यही छोड़ना पड़ेगा।
हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। देखो बच्चों, एक रेखांकित करें आप इसे, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वृद्धा किसे कहा गया है, बस को कहा गया है। आंखों की ज्योति जाने लगी से अर्थ है कि अब उसकी लाइट भी कैसे होने लगी, डिम होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। अब उस चांद की चांदनी में वो थोड़ा बहुत उसे जो सड़क पर दिखाई कुछ दे रहा था, तो वह धीमी गति से ऐसे चल रही थी मानो कुछ रेंग सा रहा। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, चल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं है। जिस तरह से एक बूढ़ी औरत कहती है कि मुझसे इतना ही चला जाता है, मैं अब तीव्र गति से चलने के काबिल नहीं हूं, ठीक उसी प्रकार बस भी उस सड़क पर आने जाने वाले वाहनों को पहले जाने के लिए क्या करती थी, रुककर सूचना देती थी। और हम आगे देखेंगे, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अब देखिए, इस टायर ही क्या हो गया है, फिस करने का मतलब है कि हवा निकल गई है। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। कौन गिर जाती बच्चों, बस गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। यानी इस बस के बारे में सबको पता है, ठीक है, जो कंपनी के मालिक जो हिस्सेदार है वह भी उस बस में यात्रा कर रहा है, वो यथास्थिति से पूरी तरह परिचित है, लेकिन फिर भी अपने प्राणों को त्यागने के लिए, यहाँ देखिए, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है कि आप जानते हैं बस की हालात ऐसी है, उसके बावजूद भी उसमें यात्रा करके अपने प्राणों को आपने खुद ने संकट में डाला है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। ये बात भी व्यंग में की गई है कि जो लोग स्वयं ही बलिदान और त्याग करना चाहते हैं कि भावना की क्या करनी होनी चाहिए, कद्र होनी चाहिए। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और बस हम सब मर जाते तो देवता बाही पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। लेखक व्यंग करना चाहते हैं कि ये जो बस वाले लोग हैं वो जानते हैं भली भांति कि क्या बस का हाल है, उसके बावजूद भी वह उस पर खर्च करके उसको नई स्थिति में नहीं लाना चाह रहे हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। देखो बच्चों, उम्मीद छोड़ दी थी और कभी भी उम्मीद छोड़ दी थी, दोनों ही पंक्तियां अलग संकेत दे रही है कि हमें बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि अब हम पन्ना हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। जाती रही, हंसी मजाक चालू हो। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ लेखक क्या समझाना चाहते हैं कि बस की जो दयनीय स्थिति हो गई थी, वो बहुत घबराए हुए थे कि बस हमें पहुंचाएगी और नहीं पहुंचाएगी। इस तनाव में तो उन्होंने बहुत कुछ सोचा, लेकिन अब दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर जब चली, अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी और पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि हम जल्दी पहुंचेंगे। क्या पन्ना क्या, उनके दिमाग में ये बात हुआ कि अब तो हम कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ चुके हैं।
लगता था कि जिंदगी इसी बस में गुजारनी है, या तो हम इस बस में ही बैठे रहेंगे, और दूसरा विकल्प क्या होगा, और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है, या इस बस में मरेंगे तो निश्चित रूप से इस लोक से क्या है, ईश्वरीय लोक में चले जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, बेताबी यानी तीव्र इच्छा, तनाव खत्म हो गए। निश्चित रूप से जो उथल पुथल चल रही थी इतनी देर से, वो सारी पूरी तरह से खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। अब उन्होंने सोचा जो होना है सो हो जाएगा, और विश्वास के साथ उस बस में बैठ गए। और लेखक लिखते हैं, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। और बच्चों, जब तनाव सर से ज्यादा गुजर जाता है तो इंसान फिर क्या होता है, उस तनाव पर सोचना छोड़ देता है, और फिर बस में सभी लोगों ने क्या कर दिया, हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। इसके आगे के प्रश्नोत्तर हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।